हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान की जो अगली क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है, 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है, और जो आप लोगों ने नहीं देखी तो उनको पहले जाके देखिए। इसके बाद में देन कंटिन्यू दिस क्लास, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन ए है 2 सदस्यों को, ऑप्शन बी है 4 सदस्यों को, ऑप्शन सी है 8 सदस्यों को, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के विवेक के पर आधारित है। तो अनुच्छेद ये कही गई है बात, अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा। कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा। लेकिन क्या हुआ कि 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2020 में एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे ये अब केवल 145 लोग बचे थे। इसके कारण क्या हुआ कि इसको समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। अब कोई भी एंग्लो इंडियन भारतीय संविधान में उसको लोकसभा में और राज्यसभा में कहीं पे इन्हें नामित नहीं किया जाएगा, कहीं भी इन्हें नामित नहीं किया जाएगा और इनको हटा दिया गया। तो पहले कितने किए जाते थे? 2 किए जाते थे अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है, लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में 332 के तहत। तो इनको हटा दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा पर वो? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, कि ऑप्शन सी है संसद के द्वारा, कि ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो किसके द्वारा वो अपने पद पर रहेंगे? तो ये किसके के अनुसार या किसकी इच्छा पर रहेंगे? तो ये अनुच्छेद 72(2) में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री जो होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। तो ये बात की गई है 75 अनुच्छेद, आर्टिकल जो है 75(2) में बात की गई है, 75(2) में बात की गई है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है अनुसूची 4 में दिया गया। किसमें? अनुसूची 4 में। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि 2 वर्ष बाद क्या होता है, 2/3 बहुमत सदस्य क्या होते हैं, 2/3 सदस्य जो होते हैं वो अपना क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। 2/3 सदस्य क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जबकि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होगी सीटों की वो 250 होगी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 243 है, 245 है। 245 में से 12 जो है, 243 जो है, 233 वो चुने जाते हैं, और जबकि 12 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या है, मनोनीत करता है, ठीक है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। और ये होते हैं साहित्य से, कला से, विज्ञान या सोशल सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको इस फील्ड में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या होता है, नियुक्त करता है, या मनोनीत करता, नियुक्त नहीं मनोनीत करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा, या अपना त्यागपत्र वो किसको देगा? अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा, उपाध्यक्ष को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, कि मंत्रिमंडल को देगा?
तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता? उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता? उपाध्यक्ष को देता है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 90 के 94 बी में कही गई है। किसमें? 94 बी में, अनुच्छेद 94 बी में कही गई है बात कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। जिसे भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, उसी अनुसार होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जब कहा गया सदन में न राष्ट्रपति हो न उपराष्ट्रपति हो, दोनों के पद खाली हों, तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कही गई है अगर भारत का राष्ट्रपति पद पर नहीं होता है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति काम करेगा। अब अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है, जब दोनों पद खाली होते हैं, तो जो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उस पद पर, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, वो उसके पद पर काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 4D वाला राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर दोनों लोगों का पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? संवैधानिक संस्था की बात करता है, वित्त आयोग है, योजना आयोग है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, योजना आयोग क्या है? ये संवैधानिक संस्था नहीं, गैर कानूनी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी भी थी, एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो भी नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो वित्त आयोग जो है, ठीक है, अनुच्छेद 280 के अनुसार, अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है, जिसका राष्ट्रपति क्या होगा? प्रत्येक 5 वर्ष में के लिए एक क्या होगा? 2 वर्ष के भीतर क्या होगा? 2 वर्ष के भीतर एक नया, और 5 वर्ष के समाप्ति के बाद एक नया वित्त आयोग का राष्ट्रपति क्या करेगा? गठन करेगा। ठीक है, तो उसकी ये एक संवैधानिक संस्था है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ऑप्शन ए, 1951 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो 1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और इस समय पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे केसी नियोगी की अध्यक्षता में। किसकी? केसी नियोगी। बहुत बार पूछा गया है केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थी। जबकि इस समय में वर्तमान में इनके सिंह थे। इनके सिंह ने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट सौंप करके उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को कितने वर्ष में बात की जाती है? तो कहा गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? कितने वर्ष बाद की जाती है? 5 वर्ष बाद की जाती है कि 4 वर्ष बाद की जाती है कि 6 वर्ष बाद की जाती है? उपर्युक्त में से तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है वित्त आयोग की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की ऑप्शन नंबर डी जो है लोकसभा का अध्यक्ष। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता? राष्ट्रपति करता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित नीति से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? योजना आयोग देती है, संघीय वित्त मंत्री देता है, वित्त आयोग देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। तो केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित नीति से राज्यों को सहायता जो देता, अनुदान देता, वो आपका वित्त आयोग देता।
कौन देता? वित्त आयोग देता है। अनुच्छेद 280 में ये बात कही गई है कि अगर वित्त केंद्र सरकार से सिफारिश करता है और राज्यों को वित्त आयोग क्या करता है? अपनी समेकित निधि से उनको सहायता और अनुदान दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, केंद्र और राज्य के बीच में केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? बहुत अच्छी बात की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच में केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का, योजना आयोग का, कराधान जांच आयोग का कि टैरिफ आयोग का? तो किसका किया जाता है? वित्त आयोग के गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अब कर वितरण की आ गई, वित्तीय वितरण का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच में। तो इसका भी ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग ही होगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आर्टिकल 312 के तहत। आर्टिकल जो 300 संघ लोक सेवा के, अच्छी यूपीएससी की बात की गई है नहीं, जबकि उसकी बात की जाती है तो 312 में की, 315 में की जाती है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति की जो बात की जाती है आर्टिकल 316(1) में कही जाती है। और वो ऑप्शन नंबर ए विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा की, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री द्वारा की, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 316(1) के तहत, 316(1) के तहत। जबकि 315 में यूपीएससी की बात ही कही गई है, संघ लोक सेवा आयोग की ही बात की गई है, जबकि नियुक्ति की 316(1) में की गई है, सदस्यों की बात की गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत की अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति की, भारत का विधि मंत्री की, भारत का प्रधानमंत्री? तो अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल से ही संबंधित है, 76(1). ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल इस समय कौन है? के वेणुगोपाल हैं, के वेणुगोपाल हैं। तो इसकी नियुक्ति करते भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से भारत के एक राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे? एस राधाकृष्णन, के आर नारायण की, नीलम संजीव रेड्डी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जबकि नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुनी गई थी। कौन सी? निर्विरोध चुनी गई थी। एस राधाकृष्णन जो थे ये द्वितीय राष्ट्रपति, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है, द्वितीय राष्ट्रपति थे, जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, और जो 2 बार तक रहे थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री होता, प्रधानमंत्री होता, कि तीनों सेनाओं में से वरिष्ठ चीफ होता, कि राष्ट्रपति होता? तो देश की सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकार राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते? कौन भेज सकता है? भारत का राष्ट्रपति भेज सकता है, राज्यपाल भेज सकता है, कि उपराज्यपाल भेज सकता है, कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल भेज सकता है? तो एक ही व्यक्ति अनुच्छेद 343 के अनुसार किसी भी सलाह के मामले में उच्चतम न्यायालय को भेज सकते, वो राष्ट्रपति भेज सकते। कौन? भारत के राष्ट्रपति भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है, मौलिक अधिकार है,
पुनर्वादिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है कि बहुमुखी अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव विवादों का जो समझौता है, ये अधिकार उच्चतम न्यायालय का एक मौलिक अधिकार होता है। क्या होता है? एक मौलिक अधिकार होता है। और ये अनुच्छेद 71 में ये बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 71 में से 71 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होगा उसका उच्चतम न्यायालय का ये मौलिक अधिकार होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, एकल हस्तांतरण मत पद्धति जो होती है, मतदान पद्धति, हर मतदाता व्यक्त करता केवल एक विकल्प भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प की इतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें उतने कॉलम भरे जाते हैं जितने की विकल्प होते हैं, उन सब में वरीयता क्रम के आधार पर भरे जाते हैं। तो जितने भी विकल्प होते सब के लिए, ठीक है, जिसको आप क्रम से दोगे वरीयता क्रम के हिसाब से, उस हिसाब से, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उनको फर्स्ट नंबर पे दिया तो उनको फर्स्ट में वोट जाएगी। राधा कृष्णन थे, उनको द्वितीय पे दिया तो द्वितीय पे जाएगी। तो ये सिस्टम थी, ठीक है। और जो सबसे पहले 50% +1 पा जाएगा, कोटा पा जाएगा, वही विजयी माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कि भारत का अटॉर्नी जनरल? तो करता है भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का निर्वाचन आयोग किस में है? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद जो 324 है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? वो कौन थे? वो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये कब चुने गए थे? ये 1977 में चुने गए थे, 25 जुलाई 1977 में। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1972 तक ये कार्यकाल इनका रहता है, नीलम संजीव रेड्डी का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ाई और हार गए थे? राधाकृष्णन, बीपी गिरी, भैरव सिंह शेखावत, बी और सी? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत जो थे वो उपराष्ट्रपति थे, 13वें पहले वो राष्ट्रपति थे, उसके बाद 13वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए, जिसमें 2007 में चुनाव हुआ। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो विजयी हुई और भैरव सिंह शेखावत क्या थे? वो पराजित हुए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? जो राजनीति से जिनका कोई संबंध नहीं था, वो कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो वो थे 2002 से 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक, 2007 तक। उसके बाद में अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, 356, 361। तो 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अब तक की राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ। कितनी बार? 3 बार। एक 1962 में भारत चीन युद्ध में, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। 1971 में आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।
चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।